गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक है बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी सब्जेक्ट में लेसन 2 का ही नया टॉपिक चलाएंगे। टॉपिक का नाम है गुड़ बीजाणु जनन तथा भ्रूण कोश का विकास, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो जो आप देख रहे हैं जितने भी फिगर देख रहे हैं, ये एक टॉपिक नहीं, ये 2 टॉपिक हैं। लेकिन अगर हम इनको जो है अलग अलग बताते, अगर इनको अलग अलग बताते तो ये समझ में कम आता, क्योंकि आधे फिगर आज बताते और आधे कल बताते तो पूरी प्रोसेस समझ में नहीं आती, इसकी पूरी कहानी डिस्टर्ब हो जाती कि क्या प्रोसेस चल रही है, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ। इसीलिए ये पूरी प्रोसेस को हम एक साथ समझाएंगे। ठीक, तो टॉपिक है गुड़ बीजाणु जनन तथा भ्रूण कोश का विकास, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो मिल सके। ठीक, तो देखिए 2 टॉपिक, गुड़ बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस एक टॉपिक हो गया, दूसरा है भ्रूण कोश का विकास। जो पहला टॉपिक है गुड़ बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस, वो आपका 6 जो 6ठा नंबर का चित्र है, नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक जितने भी चित्र हैं, जितने भी फिगर बने हुए हैं, वो सब आपके गुड़ बीजाणु जनन में आते हैं। कहां तक? नंबर 6 फिगर तक जो 6 चित्र 1 से लेकर 6 तक बने हुए हैं, वो गुड़ बीजाणु जनन में आते हैं। ठीक, और उसके बाद 7 से लेकर 13 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक जो फिगर बने हुए हैं वो दिखाता है भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस। तो आप फिगर समझ गए होंगे कहां से कहां तक गुड़ बीजाणु जनन है और भ्रूण कोश का विकास कहां से कहां तक है। तो 7 से लेकर 13 तक भ्रूण कोश का विकास है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि गुड़ बीजाणु जनन और भ्रूण कोश का विकास है क्या। ठीक, गुड़ बीजाणु जनन और भ्रूण कोश का विकास क्या है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से क्या होता है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे। देखिए फिगर तो हम बना लेंगे, देख देख के सब कुछ अभ्यास कर लेंगे तो बना लेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं शुरुआत कहां से करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है होता है कि शुरू कहां से करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गुड़ बीजाणु जनन तथा भ्रूण कोश, गुड़ बीजाणु जनन जो होता है क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो गुड़ बीजाणु तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को, गुड़ बीजाणु तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, डेवलप परिवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो गुड़ बीजाणु तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को, गुड़ बीजाणु तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को अर्थात मेगा स्पोर और एम्ब्रियो से, मेगा स्पोर और एम्ब्रियो से के डेवलपमेंट की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुड़ बीजाणु जनन। ये हो गया आपका शुरुआत। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे कि गुड़ बीजाणु, जो गुड़ बीजाणु होता है, गुड़ बीजाणु एक बहुत ही तरुण, जो गुड़ बीजाणु होता है, गुड़ बीजाणु
जो होता है बहुत ही तरुण होता है, पहले जो होता है बहुत यंग होता है, यंग ओव्यूल होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही यंग होता है। ठीक, तो इसके ऊपर जो लेयर होती है एपिडर्मिस, इसके नीचे हाइपोडर्मल लेयर होती है। ठीक, तो जो एलएस ऑफ यंग ओव्यूल है, एलएस ऑफ ओव्यूल में क्या क्या होता है, ऊपर एपिडर्मिस, नीचे हाइपोडर्मल कोशिका होती है, हाइपोडर्मल लेयर होती है। ठीक, अब होता क्या है, फिगर नंबर 2 में दिखाई दे रहा है कि जो हाइपोडर्मल लेयर होती है, कौन सी लेयर, हाइपोडर्मल लेयर, जो हाइपोडर्मल लेयर होती है उसके नीचे की कोशिका, कोई कोशिका, उसके नीचे की कोई कोशिका, कहाँ की, हाइपोडर्मल लेयर के नीचे की कोई कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी और भिन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से बड़ी और भिन्न हो जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक, कौन कोशिका, हाइपोडर्मल लेयर के नीचे की कोई कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है और दूसरी कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इस कोशिका को कहते क्या है, प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक, अब जो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल है वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन, मिटोसिस करती है। क्या करती है, मिटोसिस, समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन करने के बाद ये दो कोशिकाओं में बंट जाती है। जो बाहर की ओर की कोशिका होती है उसे प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहर की ओर कोशिका क्या कहलाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल। जो अंदर की ओर की जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजिनस सेल। क्या कहते हैं उसे, मेगा स्पोरोजिनस सेल। ठीक, बाहर की कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल, अंदर की कोशिका मेगा स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। ठीक, फिगर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो विभाजन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक, तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो विभाजन कर भी सकती है और विभाजन नहीं भी कर सकती है। मैंने दिखा दिया कि इसने विभाजन कर लिया है और एक से दो कोशिकाओं में बट गई है। ठीक, तो मैंने दिखा दिया है कि प्राइमरी पेराइटल सेल दो कोशिकाओं में बट गई है, और नहीं भी दिखाने कोई दिक्कत नहीं कि ये विभाजन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन अब अगली जो कोशिका आती है, मेगा स्पोरोजिनस सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट, मेगा स्पोरोजिनस सेल बिना विभाजन के ही मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। इसमें देखिए मेगा स्पोरोजिनस जो सेल है काहे बदल गई, मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। ठीक, तो मेगा स्पोर मदर सेल में जब बदल गई तब ये करती क्या है, ये करती है मियोसिस। क्या करती है, मियोसिस, अर्थात हिंदी में कहें अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक, तो मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी, 4 कोशिकाओं का। ये चारों कोशिकाएं आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। ये चारों कोशिकाएं एक के ऊपर एक विन्यसित हो जाती है, अरेंजमेंट हो जाता है इनका। तो इन चारों कोशिकाओं का एक के ऊपर एक अरेंजमेंट हो जाता है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे कहते हैं लिनर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। क्या कहते हैं, लिनर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, लंबवत चतुष्क हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो यहां तक आ गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो लिनर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बना वो होता क्या है कि उसमें से जो 4 कोशिकाएं बनी थी, 4 कोशिकाओं में से जो ऊपर की 3, मतलब जो बीजांड द्वार की ओर की जो 3 होती हैं, बीजांड द्वार के ओर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं।
ठीक, बीजांड द्वार के ओर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और जो सबसे नीचे की जो कोशिका होती है, जो सबसे नीचे की जो कोशिका होती है वो एक्टिव रहती है। ठीक, तो वही क्रियाशील रहती है, वही एक्टिव रहती है। तो जो ऊपर की जो 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उसको कहते हैं, 3 माने होता है 3, और टिनी मेगास्पोर। ठीक, क्या कहते हैं इसे? टिनी मेगास्पोर। जो 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई वो कहलाती है टिनी मेगास्पोर। ठीक, जो सबसे नीचे की जो कोशिका होती है ये एक्टिव होती है, और ये क्या कहलाती है? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाती है। बस इसी का वर्क आगे चलेगा। तो यहाँ तक का जो आपका कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक की जो प्रक्रिया कंप्लीट होती है वो कहलाती है गुण बीजाणु जनन। ठीक, तो ये क्रिया यहाँ तक कंप्लीट हो गई गुण बीजाणु। अब अगला आता है भ्रूण कोश का विकास। तो इसी के आगे की प्रक्रिया है भ्रूण कोश का विकास। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या कैसे लिखेंगे? तो नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, कौन सा मेगास्पोर? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है? आकार में बड़ा हो जाता है। ठीक, देखिए हमने दिखा दिया, जो यहाँ पर छोटा सा है मैंने उसको बहुत बड़ा दिखा दिया, और इसके अंदर का जो छोटा सा केंद्रक है वो अब इतना बड़ा हो गया। ठीक, तो अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये संपूर्ण भ्रूण कोश को घेर लेता है। ठीक, ये संपूर्ण भाग को घेर लेता है, और आकार में काफी बड़ा हो जाने के कारण संपूर्ण भाग को घेर लेता है। अब इसके जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर के मध्य में जो आप केंद्रक देख रहे हैं वो केंद्रक क्या करेगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन करेगा। कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? मिटोसिस। ठीक, हिंदी में समसूत्री विभाजन करेगा। तो जब ये पहला समसूत्री, कौन सा? फर्स्ट, जब ये पहला समसूत्री विभाजन करेगा तो पहले समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने केंद्र बढ़ जाएंगे? एक केंद्रक से कितने बढ़ जाएंगे? 2। 1 और 2 दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से देखिए आपको मैंने बीजांड की जब संरचना बताई थी, जब स्ट्रक्चर आपको भी बताया था, तो उसमें एक बीजांड द्वार था, एक निभाग था। ठीक, तो यहाँ पर का जो इधर का भाग है बीजांड द्वार की ओर का भाग है, और जो इधर का भाग है वो निभाग की ओर है। ठीक, इधर निभाग है, इधर चलाजा का पार्ट है, और उधर माइक्रोपाइल का पार्ट है, अर्थात इधर बीजांड द्वार है और इधर निभाग है। ठीक, तो क्या होता है? जो 2 केंद्रक बने, फंक्शनल मेगास्पोर का जो केंद्रक डिवाइड हुआ वो केंद्रक समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक का निर्माण किया, जिसमें से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और एक केंद्रक निभाग की ओर, अर्थात एक केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर चला जाता है और दूसरा केंद्रक निभाग अर्थात चलाजा की ओर चला जाता है। ठीक, ये हो गया पहला विभाजन। अब ये दोनों जो केंद्रक हैं वो दूसरा विभाजन करेंगे, तो ये 2 केंद्रकों की वजह से अब जो दूसरा विभाजन होगा समसूत्री, तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप फिर 2 से कितने बन जाएंगे? 4। 2 बीजांड द्वार की ओर, मतलब माइक्रोपाइल की ओर, और 2 निभाग की ओर चले जाएंगे। ठीक, अब ये जो 4 केंद्रक बन गए, ये 4 केंद्रक तीसरा समसूत्री विभाजन करेंगे, और तीसरा समसूत्री विभाजन करने के बाद ये 4 केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाएंगे? 8, जिसमें से 4 बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल की ओर और 4 निभाग अर्थात चलाजा की ओर। ठीक, 4 निभाग और 4 बीजांड द्वार की ओर इकट्ठे हो जाएंगे, और 4 जो होंगे वो निभाग चलाजा की ओर इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या होगा? देखिए ऊपर 4 और नीचे की 4 केंद्र, मतलब टोटल 8 केंद्र। अब बीजांड द्वार की ओर से एक केंद्र, ये बीजांड द्वार का भाग है, बीजांड द्वार की ओर से एक केंद्र, और निभाग अर्थात चलाजा की ओर से एक केंद्र कहाँ आ जाएंगे? मध्य में आ जाएंगे। तो जो मध्य में केंद्रक आए उन केंद्रकों को क्या कहा गया? पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्र।
लेकिन जो बीच में मध्य में जो केंद्रक आए, जो न्यूक्लियस आए, उनको क्या कहा गया? ध्रुवीय केंद्रक अर्थात पोलर न्यूक्लियस। ठीक, अब पोलर न्यूक्लियस मध्य में आ गए। अब क्या हुआ? जो पोलर न्यूक्लियस थे अब उनका क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन मतलब संयुग्मन हो जाएगा, वो दोनों केंद्र आपस में फ्यूज कर जाएंगे अर्थात जुड़ जाएंगे। तो दोनों केंद्र आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या बना दिया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्र बना दिया। बीजांड ओव्यूल की स्ट्रक्चर में आपने देखा था मध्य में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस था, द्वितीयक केंद्र था, तो उसका निर्माण इसी प्रकार हुआ, ध्रुवीय केंद्रकों के द्वारा हुआ। ठीक, तो ध्रुवीय केंद्र जो आपस में फ्यूजन करके सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात हिंदी में कहें तो द्वितीयक केंद्र का निर्माण कर देते हैं। ठीक, अब ऊपर देखिए बीजांड द्वार की ओर 3 केंद्र बच गए ना, फिर जो चलाजा है, निभाग है, उसकी ओर के 3 केंद्र बच रहे। अब क्या होगा? तो जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, ये देखिए बीजांड द्वार की जो 3 केंद्रक बचे थे उसमें जो मध्य का केंद्रक था, कैसा केंद्रक? जो मध्य का केंद्रक था वो फीमेल गैमीट का निर्माण कर लिया। देखिए इसमें जो 3 केंद्र थे, तो जो मध्य का केंद्र था वो बड़ा होकर फीमेल गैमीट अर्थात मादा युग्मक का निर्माण कर लिया। ठीक, और जो पास के उसके पास के जो 2 केंद्र थे उन्होंने क्या बना दिया? सिनर्जिक सेल, अगुणित, ये सब अगुणित होता है, अगुणित ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ बीजांड में स्ट्रक्चर ओव्यूल में पिछले वीडियो में। तो जो 2 कोशिकाएं उसके पास की थी उन्होंने सिनर्जिक सेल अर्थात सहायक कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ठीक, तो ये हो गया बीजांड द्वार की ओर। अब चलाजा अर्थात निभाग की ओर क्या हो रहा था? तो निभाग की ओर क्या हो रहा था? जो 3 केंद्र थे, ये तीनों केंद्र क्या हुए? एंटीपोडल सेल अर्थात प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ठीक, प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, और ये भी कैसी थी? अगुणित थी। ठीक, बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले वाले चित्र में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका था, तो मध्य में सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। तो ये एक पूरे ओव्यूल बीजांड की संरचना हो गई। इसके मध्य में भ्रूण कोश का विकास हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। तो इस प्रकार से भ्रूण कोश का या एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, तो आपने इसमें जाना कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? जहां तक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है वो कहलाता है गुरबीजांडनल मेगा स्पोरोजेनेसिस, और वहां से लेकर जहां तक ओव्यूल की स्ट्रक्चर आ जाती है वहां तक का भाग कहलाता है भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। तो आज आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इसमें। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है। आप इन चित्रों का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन चित्रों को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको बनाइए, इनका अभ्यास करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।